नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ दिशा बिष्ट। कोरोना संकट के बीच देश में आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियां हैं। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सालाना कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कारोबारियों को भरोसा दिया कि वो उनके साथ है। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर सरकार की सोच को सामने रखा। कोरोना संकट के कारण सुस्त पड़ी भारत की ग्रोथ फिर से लौटेगी। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में उठाए गए कदमों का असर दिखेगा और अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस लौटेगी। पीएम मोदी ने विशेषकर MSME सेक्टर, कृषि से जुड़े उन ऐलानों का जिक्र किया जिनका इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान है। उधर विपक्ष ने अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर सवाल उठाए। पेश है रिपोर्ट। संकट में जूझ रही अर्थव्यवस्था पर उठ रहे सवालों का प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण पिछड़ गई अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इस बात का पूरा भरोसा है कि देश की इकोनॉमी एक बार फिर रफ्तार भरेगी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के उठाए गए तमाम कदम इस संकट से उबरने में मदद करेगी। साथ में देश के किसान, छोटे और मझोले उद्योगों से जुड़े कामगार और अन्य अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े करोड़ों लोग इस संकट का मिलकर सामना करेंगे। गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा कि यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने MSME, रेहड़ी दुकानदारों और किसानों के लिए कई रियायतों का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक बदलाव बताते हुए कहा था कि अब किसान कहीं भी, कभी भी अपनी फसलों को अपनी शर्तों पर बेच सकते हैं। माइनिंग के नियमों को भी बदला गया जिससे लोगों को मदद मिलेगी। इसके साथ ही MSME की परिभाषा बदलने की मांग को पूरा कर दिया गया है। इससे छोटे कारोबारियों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के फैसलों का दूरगामी असर होगा। देश को एक बार फिर तेज विकास की ओर ले जाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 5I का मंत्र दिया। भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। उधर सरकारी घोषणाओं पर विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाकाम बताते हुए उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मूडीज ने मोदी की कोशिशों को कचरे से भी बुरा आंका है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सॉवरेन यानी राष्ट्रीय रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है। 22 सालों में पहली बार मूडीज ने भारत की रेटिंग इतनी घटाई है। एजेंसी ने कहा कि नीति निर्माताओं के सामने आने वाले समय में निम्न आर्थिक वृद्धि, बिगड़ती वित्तीय स्थिति और वित्तीय क्षेत्र के दबाव जोखिम को कम करने की चुनौतियां खड़ी होंगी। राहुल गांधी ने इसी को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा। राहुल ने कहा कि सरकार गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही है। उधर कई विपक्षी दलों ने सवाल किया कि क्या पैसे बांटने भर से देश के किसानों, उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। देखिए, अच्छा किया है, MSP जो बढ़ा है और धान के मामले में या और फसलों के बारे में अच्छा खासा बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि MSP पे खरीद कहाँ हो रही है।
और जैसे हमारे यहाँ बिहार में या उत्तर प्रदेश में कहीं खरीद तो होती नहीं है। वो खरीद के नाम पर ढकोसला होता है। जो उत्पादन है उसका एक छोटा सा अंश जो है लक्ष्य खरीदने का जो है सरकारें निर्धारित करती हैं, वो भी नहीं हो पाता है। I do not know how it is going to help the micro small industries. How the micro small industries with capital 1 crore, 2 crores can compete with industries investing 250 crores. These are all issues which need to be seen on the ground what is going to happen. मोटे तौर पर देखा जाए तो मोदी सरकार ने राहत पैकेजों के जरिए आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप तैयार कर दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये कितना सफल हो पाता है और इसके जरिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कितनी मदद मिलेगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कोरोना संकट के बीच देश में आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियां हैं। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कर दी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CII के सालाना कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कारोबारियों को भरोसा दिया है कि वो कारोबारियों के साथ है। और इसी के साथ हमारी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ हमारे मेहमानों से। हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार जी जुड़ चुके हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, आप ट्रेड एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अजय कौल जी जुड़ चुके हैं, एडिटर हैं APN के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा प्रोफेसर अरुण कुमार जी आपसे है। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है रिकवरी करेंगे, जो गिरती अर्थव्यवस्था है उसके साथ उसको रिकवर किया जाएगा। आप कैसे देखते हैं, कितनी जल्दी रिकवरी हो पाएगी? देखिए, इस समय लॉकडाउन के दौरान तो हमारी अर्थव्यवस्था 25% भी शायद नहीं चल रही थी, लेकिन इस समय थोड़ा बढ़ गई होगी, तो हो सकता है 30-40% पे आ गई होगी। लेकिन अभी एक बड़ा डीप डिप्रेशन है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एकदम रुक गया है और कंजम्पशन बहुत बुरी तरह से गिर गया है। और जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है वो इस समय इतना जल्दी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो एक कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो बहुत गिरा हुआ है। ये कंज्यूमर सेंटिमेंट तो पहले से ही गिरा हुआ था। RBI की रिपोर्ट पिछले अक्टूबर में भी थी कि कंज्यूमर सेंटिमेंट डाउन है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70% से भी कम है। तो इन्वेस्टमेंट गिरने पे और कंजम्पशन गिरने पे ये होता है कि अर्थव्यवस्था एकदम मंदी में आ जाती है। और दूसरी तरफ ये है कि एक्सपोर्ट भी बहुत बुरी तरह गिर गए, क्योंकि विदेशों में भी लॉकडाउन था, वहाँ पे भी इम्पोर्ट की डिमांड नहीं थी, तो हमारे एक्सपोर्ट भी बहुत बुरी तरह गिरे हुए हैं। और इसलिए कोर सेक्टर का ग्रोथ भी इस समय बहुत गिरा हुआ है, -38% का आंकड़ा आया था। तो मेरा मानना है कि अर्थव्यवस्था को इसके जो डिप्रेशन में पहुंच गए, हम रिसेशन में नहीं है, डिप्रेशन में हो गए हैं, इससे निकलने में 2-3 साल लग सकते हैं, क्योंकि जो मानसिकता है वो बदलने में टाइम लगेगा, इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में टाइम लगेगा, और जब तक डिमांड नहीं होगी तो इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं होगी। जैसे मारुति कहता है कि हमारे पास 1 लाख कारें स्टॉक में हैं, तो हम और प्रोड्यूस करके क्या करेंगे जब तक कि हमारी बिकवाली दोबारा शुरू नहीं होती, जब तक कंज्यूमर शोरूम में नहीं आता। तो इसलिए ये देखा जा रहा है कि इस समय हमारा असंगठित क्षेत्र बड़ी बुरी तरह पिट गया है, संगठित क्षेत्र भी पिटा हुआ है, असंगठित क्षेत्र भी पिटा हुआ है। तो इसमें डिमांड भी बहुत कम है। तो मेरा मानना है कि ये इससे निकलने में 1 साल से तो ज़्यादा ही लगेगा, 2 साल लगे, 3 साल लगे, वो निर्भर करता है कि सरकार के कदम क्या होंगे। सरकार अगर डिमांड को बूस्ट करेगी तो हो सकता है थोड़ा जल्दी निकल आए, और अगर डिमांड बूस्ट नहीं होती है तो फिर और भी समय ज़्यादा लग जाएगा। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा डॉक्टर रवि सिंह आपसे है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ये घोषणा की थी, आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, उसमें कृषि और MSME के लिए भी कुछ ऐलान किए गए थे। जो आर्थिक सहायता सरकार ने इन क्षेत्रों में दी है, उससे कितनी स्थिति कितनी ठीक हो जाएगी, किस हद तक स्थिति ठीक हो सकती है उससे? देखिए, स्थिति अभी सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट लोगों का कॉन्फिडेंस है, दूसरी तरफ है कि पैसा कितना लोअर लेवल पर पहुंचा है, और तीसरा है कि जो स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो क्या हो पाया है क्या। और इन सभी चीजों के बाद फिर आता है कि आपका डर कितना कम हुआ है कोरोना को लेकर के, और सब इंडस्ट्री यहाँ पर रिपीट होगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी के बयान के बावजूद भी बहुत सी MNCs से लेकर के डोमेस्टिक लेवल की कंपनियां धड़ाधड़ अपने एम्प्लॉइज को यहाँ पर निकाल रही हैं, और कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। तो ये एक रिसेशन का डर तो यहाँ पर अभी
दिख ही रहा है। अब आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में जाइए तो जिस तरीके से अभी मौसम की मार पड़ी और गेहूं की फसल में काफी नुकसान हुआ, अब एमएसपी तो बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और सरकार ने एमएसपी अच्छे लेवल पर रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोअर लेवल पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि लगभग 99 मिलियन टन गेहूं हमारे यहाँ पर पैदा होता है, हम उसमें से कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं और स्टॉक भी करते हैं, लेकिन जब खरीदारी की बात आती है तो बिचौलिए बीच में इस तरीके की सिचुएशन होती है कि जब एक किसान अपना स्टॉक लेकर के सरकारी गोदामों में बेचने जाता है और अगर उसको वहां पर 1500 रुपए कुंटल मिलने वाला होता है तो वो 1000 रुपए 1200 रुपए कुंटल ही मिल पाता है, चाहे भले गवर्नमेंट ने वहां पर 2000 का रेट रखा हो। क्यों? क्योंकि जब वो ले जाता है 3 दिन तक वहां पर जो है वो रखता है, एक्सपेंस वहां पर जाते हैं, ट्रेवल एक्सपेंस जाते हैं, और साथ ही स्टॉल नहीं होती है, कभी कुछ होता है, तो ये सब चीजों का जो लोअर लेवल पर तबका है वो काफी हद तक सुविधाजनक नहीं है, और इसी वजह से एमएसपी का यहाँ पर सीधा फायदा सरकार जो देती है वो नहीं मिल पाता। तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी उससे छूटा नहीं है। अब कोरोना वायरस की वजह से इस बार हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इम्पैक्ट होगा, तो ओवरऑल इकोनॉमी सुधरने में बहुत टाइम लगेगा। और अभी जो सिचुएशन है, अगर यहाँ पर इंडस्ट्री की बात करें तो अभी भी ना तो मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से स्टार्ट हो पाई है और ना ही यहाँ पर कंजप्शन स्टार्ट हो पाया है। एक्सपोर्ट जहाँ पर हम ओपेक कंट्रीज को अपने मसाले एक्सपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट अभी जीरो है। तो कहीं ना कहीं से वो डर अब प्रधानमंत्री जी के बार बार बयानों में भी दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि उसमें अभी टाइम लगेगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा प्रदीप गुप्ता जी आपसे है, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कारोबारियों को कि 1 कदम आप बढ़ाइए, 4 कदम हम बढ़ाएंगे, क्या लगता है आपको कि जो कारोबारी है, व्यापारी है, कितना उनको उम्मीद जगी होगी इससे? देसाई, सबसे अच्छी बात तो मुझे आज ये लगी प्रधानमंत्री के बयान के अंदर, एक तो कॉन्फिडेंस क्या होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा है आज के माहौल के अंदर। दूसरी बात ये है कि उन्होंने हम ये कोशिशें करिए कारोबार के अंदर कि भाई जो भी हमारे के इनकम टैक्स के हैं, कहीं ना कहीं व्यापार है, हमारी बात उनका व्यवहार अच्छा रह जाएगा। मतलब अब देखिए ऐसे सरकार की मंशा है कि किसी तरीके से जो व्यापार आए तो सरकार कहीं ना कहीं कमी भी नहीं सरकार को नजर आ रहा है कि नोटबंदी के बाद का जो पब्लिक विचार से देखते तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट में दिक्कत आई है। आज मैं सहमत हूँ रवि जी की बात से भी, और हमारे जो अर्थशास्त्री बैठे हुए, देखिए बहुत बड़ी हाथ इस समय देश की हो चुकी है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ चुकी है, और हम लाख कोशिश करेंगे, जैसे हमारे मजदूरों का इम्प्लीमेंट आपने देखा किस तरीके से समय पर उनको नहीं दिया, हर चीज की दिक्कत है, हर चीज को बढ़िया करने के लिए आज सरकार अगर कोशिश भी कर रही है एमएसएमई के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र ध्यान देना पड़ेगा सरकार का। पहली बात तो सरकार की मंशा अच्छी नजर आई है। दूसरी बात की जो सरकार आत्मनिर्भर की बार बार बात कर रही है, मेरा मानना है सरकार तरीके से एमएसएमई लिए सरकार ने कहा है कि 20 तो अभी भी कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए हम जो है तो पहले के एनपीए चल रहे उसमें हम खर्च करेंगे, 4,000 करोड़ हम आगे जो काम करने वाले होंगे इंडस्ट्री के अंदर उनके लिए हम भी कर सकेंगे। मेरा मानना है सरकार को, देखिए आज हम बात को नेगेटिव से नेगेटिव पूरा बहुत रहा है कोरोना के अंदर, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसानों के लिए बिजली बढ़ाया गया उससे किसान को बिल्कुल मैं जिस प्रकार सरकार की कोशिश जी हर जगह हो रही है, हर इंडस्ट्री के अंदर भी सरकार का ध्यान जा रहा है। हाँ जी, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि सरकार की कोशिश है, लेकिन टाइम लगेगा इसके अंदर, 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा। बिल्कुल टाइम तो लगेगा। मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा अजय कौल जी आपसे है, जिस तरह प्रधानमंत्री बार बार यही कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना है, ये आइडिया कितने हद तक सफल हो पाएगा? देखिए आइडिया तो बहुत बढ़िया है आत्मनिर्भर होने का, लेकिन इट विल बी अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। ये अभी आत्मनिर्भर हम सडनली 1-2 महीने में नहीं बनेंगे ना, इट विल टेक टाइम। इट इज नाउ लाइक लेइंग ए बेस। मेक इन इंडिया एक प्रोग्राम बना था 2014 में, उसका मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं है मेरे हिसाब से, बिकॉज एफडीआई अट्रैक्ट करने थे वो ज़्यादा हुए नहीं है। अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी थी वो हुआ नहीं है। सो ये सेल्फ जो रिलायंस का है आत्मनिर्भर करने का एक कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट आई डोंट थिंक अभी ये इट्स अ लॉन्ग ड्रॉ आई मीन लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये।
इनफैक्ट जो आज पीएम ने बोला भी कि हम तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे जोर डाल रहे हैं जी तो ये इमीडिएट में तो कुछ होने वाला नहीं है। मुझे लगता है इमीडिएट में तो इट विल 5-6 महीने तो मेरे ख्याल से एक जो होता है शॉक के बाद एक रिकवरी में लगता है कि यू रिकवर फ्रॉम ए शॉक काइंड ऑफ। तो मैं इनफैक्ट प्रोफेसर अरुण कुमार से पूछना चाहूँगा कि ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जो बात कर रहे थे पीएम और अभी जो 20 लाख करोड़ का भी जो अनाउंसमेंट था, इट इज़ ऑल्सो मेनली फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इट इज़ नॉट इमीडिएट समथिंग इमीडिएट मेजर कुछ के इमीडिएटली रिलीफ मिले कुछ। प्रोफेसर कुमार। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो 20 लाख करोड़ है उसमें अधिकांश तो लोन और क्रेडिट और पॉलिसी चेंजेस यही सब आ रहे हैं। वो शॉर्ट टर्म में नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में है। लेकिन अभी क्राइसिस क्या है कि अभी डिमांड एकदम कोलैप्स कर गई है। पीएमआई के आंकड़े कह रहे हैं कि 120 मिलियन यानी 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई है। मेरे अनुमान से इसमें असंगरी स्टेट पूरी तरह से इंक्लूडेड नहीं है। अगर उसको भी इंक्लूड कर दिया है तो मुझे लगता है कि करीब 20 करोड़ लोगों के जो काम रोजगार वगैरह खत्म हो गया है। जब इतनी बड़ी लेवल पे अगर जो काम खत्म हो गया है, उनकी आमदनी खत्म हो गई है, तो डिमांड एकदम कोलैप्स कर जाती है। और इसीलिए कृषि में भी डिमांड कोलैप्स किया है और बाकी क्षेत्रों में भी डिमांड कोलैप्स कर गई है। और ये डिमांड को रिवाइव करना बहुत जरूरी है, जो कि शॉर्ट टर्म मेजर है। और लेकिन जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा है जब वो रिलीफ नहीं है जो गरीब को। जबकि अगर 80 करोड़ लोग हैं जिनकी जो नौकरी चली गई है तो कम से कम वहाँ पे 15 लाख करोड़ रुपए तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अपना जो जिंदगी बसर नहीं कर पाएंगे और डिमांड को नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि जो पैकेज है उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात है, पॉलिसी चेंज की बात है, जो कि लॉन्ग टर्म में है। और वो जो लॉन्ग टर्म है वो तो बाद में आएगा। पहले तो अभी अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना है। अगर अभी नहीं संभली तो बाद में भी नहीं संभलेगी, क्योंकि अगर ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लो रहेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी कामयाब नहीं होगा। तो सप्लाई साइड रिस्पॉन्स तो तभी होगा जब डिमांड होगा। तो ये जो सारे जो कदम उठाए जा रहे हैं कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर देंगे, तो वो ये अभी लॉन्ग टर्म में है। दूसरी बात ये कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमारी एजुकेशन और हेल्थ जो बहुत ही कमजोर है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग टर्म है, जो कि 10, 12, 15 साल लगता है जिसको करने में। तो आत्मनिर्भर बनाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका एक रोड मैप होना चाहिए कि हम किस तरह से करेंगे। अभी हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं वो ग्लोबल रैंकिंग में बहुत पीछे आते हैं। और जो बहुत सारी इंडस्ट्री है वो कहती है कि हमारा यूथ अनएम्प्लॉयबल है। और जो हमारा स्कूल एजुकेशन है वहाँ पे देखा गया है कि बहुत ही थोड़े नंबर हैं जो हमारे स्कूल के जो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, बाकी मीडियोकर होते हैं या बहुत ही पुअर होते हैं। तो कुल मिला के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। कोठारी कमीशन ने 68 में कहा था कि हमें 6% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, पब्लिक एजुकेशन पे, और हमने कभी भी 3.9%, 4% से ज्यादा नहीं खर्च किया। तो वहाँ पे खर्च करने की जरूरत है। और अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट एशिया में भी उन्होंने अपना लेबर को प्रोडक्टिव बनाया, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने 9-10% तक जीडीपी का खर्च किया एजुकेशन पे। तो हमें भी एजुकेशन पे खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारे जो बेटर एजुकेटेड यूथ होगा, उससे टेक्नोलॉजी का पकड़ होगी, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होगा, जिसे चीन में हुआ। चीन में भी फुल एजुकेशन हुई और आज उनकी यूनिवर्सिटी सम ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी हो गई हैं। वहाँ पे उन्होंने टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया है। तो हमें भी ये सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये लॉन्ग टर्म एक प्रोजेक्ट है। हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हम तुरंत आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हम जरूर है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनका इस्तेमाल करके बाहर से जो आने का माल है उसको थोड़ा रोक सकते हैं, और उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा, क्योंकि वैसी अर्थव्यवस्था शॉक में है, एक और शॉक लग जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो आत्मनिर्भर भारत है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो सकता है, पर अभी जो कदम उठाने हैं वो बहुत अहम है। रोजगार कैसे मिले लोगों को, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, अर्बन गारंटी स्कीम एक नई शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पे 4-5 लाख करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। फिर जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो इमीडिएट हैं उस पर अभी तो ध्यान देने की जरूरत है। जी प्रोफेसर साहब, मैंने भी इनफैक्ट यही बोला कि ये आत्मनिर्भर वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत दूर का है, आई मीन इस लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो जैसे आपने बोला कि कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है, डिमांड कम हो रही है, मेरे हिसाब से इट इज जस्ट अनफोल्डिंग। जैसे आपने कहा कि जॉब लॉसेस हो रहे हैं, तो इट विल एक्यूमुलेट, मतलब 5-6 महीने के बाद तो और भी डिमांड कम होगी। तो अभी ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दे विल हैव रियल इफेक्ट। आप क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। यही मैं कह रहा हूँ कि तो लॉन्ग टर्म में है। अभी तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में तो इसका कोई असर होगा नहीं। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो सप्लाई साइड रिस्पॉन्स नहीं होगा। जैसे कि अभी बात चल रही है कि हम ये इन्वेस्टमेंट को तरह तरह से एनकरेज करेंगे,
तो वो एक प्रॉब्लम में है। फिर लेबर के जो रिफॉर्म की बात चल रही है, अलग अलग स्टेट कर रहे हैं, वो तो एक बहुत लॉन्ग टर्म की बात है। और अभी लेबर का जो कंडीशन है वो डिटीरियरेट करेगा तो लेबर में एलिनेशन और हो जाएगा, वो और लौटेगा नहीं। और दूसरी तरफ जो है इनइक्वालिटी और बढ़ेगी और उससे फिर डिमांड और कम हो जाएगी। तो ये हमें रणनीति बनानी पड़ेगी, सोची समझी रणनीति जो लॉन्ग टर्म में इससे असर डाल सके। अभी तो जो स्टेप है उनमें काफी कॉन्ट्रडिक्शन भी नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में तो बेसिकली लिक्विडिटी, पीपल हैव टू बी गिवन मनी इन हैंड सो दैट दे कैन, आई मीन डिमांड बढ़ जाए और कंजम्पशन इंक्रीज हो जाए एंड मनी स्टार्ट सर्कुलेशन। तो वो बात सही है आपकी कि इस समय लिक्विडिटी नहीं, मैं इनकम कहूंगा। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मार्केट में जो क्रेडिट अवेलेबल होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर होनी चाहिए, उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए आपको पैसा। लेकिन इस समय मेरा मानना है कि सरकार की जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है, क्योंकि जो करीब 20-22 लाख करोड़ रुपए कम रेवेन्यू आएगा इस साल, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ बहुत जबरदस्त गिर गया है। जैसे कि जीएसटी देखें तो ज्यादातर जीएसटी जो कलेक्ट होता है वो स्किन गुड्स से होता है या लग्जरी गुड्स से होता है या नॉन एसेंशियल गुड्स से, और उन्हीं का उत्पादन बहुत गिर गया है। एसेंशियल गुड्स का उत्पादन चल रहा है लेकिन वहाँ पे 0 रेट होता है या 5% होता है। तो जीएसटी कलेक्शन आप देख रहे हैं कि इस समय 10-15% की रफ्तार से चल रहा है पिछले साल की तुलना में। तो टैक्स रेवेन्यू गिर जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर का भी रेवेन्यू गिरेगा, तो सरकार के पास रिसोर्सेज भी नहीं रहेंगे। उनको सरकार को रेज करने पड़ेंगे, आरबीआई से रेज करने पड़ेंगे, जो वेल्थी लोग हैं उनसे रेज करने पड़ेंगे, और वहाँ पे बॉन्ड फ्लोट करने पड़ेंगे। और बैंकों के पास इस समय लिक्विडिटी ज्यादा है, वहाँ से बॉन्ड से रेज करने पड़ेंगे। पर फिर भी मुझे लगता है कि जब तक जो उनके नॉन एसेंशियल खर्चे हैं सरकार के वो नहीं काटे जाएंगे तो पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं रहेगा सरकार के पास। तो सरकार को अपना जो है बजट दोबारा ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि ना तो एक्सपेंडिचर उस तरह से होगा, ना रेवेन्यू उस तरह से आएगा जैसे कि ये सोचा गया था 1 फरवरी वाले बजट में। तो ये बजट अगर रीड्रॉ नहीं किया आज, तो आगे आने वाले 2-3 महीनों में बहुत ज्यादा कठिनाई बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल सर, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर रवि सिंह, सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह देश में हर सेक्टर में लॉकडाउन लगा दिया गया है, कृषि क्षेत्र ऐसा है जो उभर रहा है, ऐसे में आप कितना मानते हैं कि कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस ला पाएगा? देखिए, इस समय सरकार के पास रेवेन्यू के जो सोर्सेस थे, जो एसएमई इंडस्ट्री से था या फिर बड़ी एमएनसी से था, वो सोर्सेस कहीं ना कहीं से काफी हद तक कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर अब भारत सरकार जो है वो कृषि को लेकर के ज्यादा सजग है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारे कृषि क्षेत्र जो है यहाँ पर ग्रोथ अच्छी कर पाता है तो उसका जीडीपी पर काफी हद तक सपोर्ट होगा। लेकिन हाल फिलहाल में जो नंबर्स रहे हैं वो बहुत पुअर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे कृषि की ग्रोथ रही है वो 2% से भी ज्यादा नहीं हो पाई है। तो ऐसे हालात में कृषि को बढ़ावा देना कम से कम आत्मनिर्भर बनने के बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लगभग 70% लोग जो है वो कृषि से जुड़े होते हैं। तो उस सेक्टर को अगर स्ट्रांग कर पाते हैं गवर्नमेंट यहाँ पर या मोदी जी स्ट्रांग कर पाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको जीडीपी ग्रोथ में या फिर पूरी इंडस्ट्री में आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसी वजह से, चाहे वो पहले जैसे कि था कि मैं गेहूं का एग्जांपल पिछला दिया, उसी को वापस लेके अगर आते हैं तो पहले हमारे यहाँ पे पैदावार गेहूं की लगभग 70 मिलियन टन होती थी, और सरकार ने बाद में लोगों को प्रोत्साहित किया, किसानों को प्रोत्साहित किया कि आप हमारे यहाँ पे गेहूं सबसे ज्यादा पैदावार करिए, हम खरीदारी करेंगे। तो उसके बाद से आपने देखा होगा कि गेहूं की पैदावार अब लगभग 99 मिलियन टन हो रही है। कॉटन का एग्जांपल ले लीजिए, हम कॉटन में इस बार सरकार ने लगभग 1 करोड़ बेल की खरीदारी करी है, जो कि अगर चाइना के मार्केट के कंपैरिजन में किया जाए तो हमारे कॉटन की सबसे अच्छी डिमांड मिलती है, डिमांड रहती है। डॉक्टर रवि जी कृषि के क्षेत्र में भारत हमेशा आत्मनिर्भर ही रहा है मोस्टली, but we are talking about industry and other sectors, we are talking about MSMEs, we are talking about other areas, manufacturing, वहाँ पे आत्मनिर्भर कब होंगे? देखिए, जो इससे पहले मैं एक कंपैरिजन देना चाहूंगा अजय जी, आपने बात कही है तो आपको याद होगा सबसे पहले जब सरकार ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था तो उसमें भी अभी तक कोई खास सफलता नहीं नजर आई। मैंने एग्जैक्टली यही बोला जी। अब दूसरा इन्होंने आत्मनिर्भर की बात की है, वो सिर्फ देखिए क्या होता है कि मार्केट में या फिर जो इस समय जो सिचुएशन है उसको एक डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पर उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात की है, जिससे कि लोग डिपेंडेंट हो सकें। लेकिन अगर आत्मनिर्भर बनाना तो मैंने सरकार से पहले भी अपील की थी कि
जिन लोगों ने आपको आगे बढ़ने, ग्रोथ को आगे बढ़ने में मदद की है, एटलीस्ट उनको कैश बेनिफिट जरूर पहुंचाया जाए, चाहे जिन लोगों ने टैक्स दिया है उनको, या फिर जो जिनकी जॉब गई है उन्होंने जो टैक्स दिया है उनको। दूसरी तरफ आपने जिस तरीके से सरकार के आत्मनिर्भरता की बात की, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सरकार का 100% हिस्सेदारी LIC और IDBI बैंक में IDBI में लगभग 45% हिस्सेदारी है। सरकार ने लास्ट बजट में अनाउंसमेंट किया था कि वो 2 लाख करोड़ रुपए विनिवेश के जरिए इकट्ठा करेंगे। हालत ये है कि BPCL में अभी 31 जुलाई तक बोली बढ़ा दी गई है। इसलिए बढ़ा दी गई है क्योंकि उतनी बिड नहीं आ रही या फिर लोग उतनी खरीदारी करने के लिए नहीं आ रहे। स्टॉक मार्केट आपको तेजी की तरफ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार की इस समय इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने IPO को, LIC के IPO को ला करके 90,000 करोड़ रुपए जो इकट्ठा करना चाहते हैं वो हो पाए। ये सरकार को खुद पता है। तो बेटर है कि आप खुद अपने मार्केट में कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं ले पा रहे, तो इसलिए आपने आत्मनिर्भरता की बात की है। और अगर इंडस्ट्री थोड़ा बहुत इस तरह से कॉन्फिडेंस में आता है तो सबसे पहला, जैसे उन्होंने यहाँ पर 5 तत्वों की बात की है, तो मुझे तो ये समझ में आता है, जितना भी वेदों में लिखा है कि 5 तत्वों में मिलने के बाद तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। तो मैं मानता हूं कि ऐसा ना हो और 5 तत्वों में मिलने के बाद हमारी ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाए और जिस तरीके से मोदी जी की एक्सपेक्टेशन है कि हम आत्मनिर्भर बन पाए। हालांकि अभी उसकी जमीनी लेवल पर बहुत कम जो है वो सच्चाई नजर आ रही है, क्योंकि लोग यहाँ पर परेशान है, कॉन्फिडेंस कम है, लोग डरे हुए हैं। तो इन चीजों को ला पाना इतना आसान नहीं होगा और आत्मनिर्भर हर आदमी नहीं बन सकता, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी यहाँ पर जरूरी है। तो इंडस्ट्री या SMEs का सपोर्ट होना या उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करना एक बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए आगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रदीप गुप्ता जी, जिस तरह से श्रमिकों के सुधार की बात की जा रही है, क्या लगता है कि श्रमिक को आत्मनिर्भर बनने से कितना उन लोगों को फायदा होगा जब देश आत्मनिर्भर बन पाएगा? तो जी अभी जी सुधार होगा तो कानून पहले बहुत अच्छे बने, लेकिन जो आवश्यकता के अनुसार कराए, कोरोना वायरस के अंदर प्रकार से लेबर कम मिल पा रही है। आज एक जो बिल्डर है या जो इंडस्ट्री वाला है वो उस लेबर से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो सरकार ने समय को देखते हुए बदलाव। पर मेरा मानना ये है कि आज श्रमिक को भी तभी फायदा हो पाएगा जब हमारी MSME बढ़ पाएंगी, जब हमारी इंडस्ट्री बढ़ पाएंगी, जब हमारे उद्योग बढ़ पाएंगे। जैसे अभी अजय कौल जी कह रहे थे कि हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि में तो आत्मनिर्भर है ही, लेकिन इंडस्ट्री जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक व्यापार नहीं बढ़ेगा, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज कोई भी कंट्री बड़ी है, चीन को आप देख लीजिए, इंडस्ट्री से बड़ी है। तो मेरा मानना है कि सरकार को, जैसी सरकार की अब सोच हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार को जो कानून है, जिस प्रकार से GST के अंदर बहुत सारे लोग उसमें नहीं आ पाए थे। आप देखिए GST जब लाए थे तो काफी लोगों के काम बंद हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग उस दायरे में नहीं आ पाए थे। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार को ढील देनी पड़ेगी, ताकि छोटे छोटे व्यापारी जो असंगठित क्षेत्र है आज हमारे 60-65%, उनको काम मिल सके, वो निकल होकर काम कर सके। उदारता वाली नीति अपनानी पड़ेगी सरकार को हर जगह, चाहे वो बिल्डर का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो। केवल पैसा देने से ही काम नहीं चलेगा, आपको पैसे के साथ साथ आपकी नीति, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके अधिकारीगण का व्यवहार अगर दोस्ताना वाला नहीं होगा व्यापारी के साथ में, जैसा सरकार में रहा है। इस सरकार में कमी क्या रही है कि डिसीजन बड़े अच्छे रहे हैं, बातें बहुत अच्छी रही है। देखिए मैं बुराई नहीं करना चाह रहा, काम बहुत, सोच बहुत अच्छी रही है। 100 स्मार्ट सिटी की बात भी हुई थी, 100 एयरपोर्ट की बात भी हुई थी, आपने देखा हो बजट के अंदर। और हम ये जो हम कदम उठाने जा रहे हैं, तो मैं इस बात में एक बात और कहना चाहूंगा, आज कोरोना वायरस चल रहा है, आज हमारी जो इंडस्ट्री पिछड़ रही है, पहले हमें उनको ध्यान देना पड़ेगा, उनमें सुधार की आवश्यकता है, उन्हें फंड देना पड़ेगा। उनके साथ सरकार को इस तरीके का व्यवहार करना पड़ेगा, जो नई इंडस्ट्री आना जा रही है, आपके हर राज्य में लैंड बैंक है। मैंने एक बात और कहना चाहूंगा, हर राज्य में आपके लैंड बैंक है, जैसा चीन करता है। चीन ने क्या करा है, चीन इंडस्ट्री लगाने वालों को लैंड देता है, क्योंकि लैंड बड़ी महंगी होती है, लैंड हर आदमी ले नहीं पाता। मेरा मानना ये है कि आज सरकार को इस प्रकार के उपाय करने पड़ेंगे इंडस्ट्री हर राज्य में लगाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉस्ट लैंड की होती है, लैंड फ्री मिल सके इंडस्ट्री वाले को। बट गुप्ता जी लैंड एक्विजिशन कितना डिफिकल्ट है आपको तो मालूम ही होगा। और साहब आप मैं जानता हूँ, देखिए आज और कंट्री के अंदर कानून में सुधार किया गया। आज जब देश नहीं हमारे ये गवर्नमेंट ने भी ट्राई किया था लैंड एक्विजिशन एक्ट को चेंज करने का, फिर देखो कितना ऑपोजिशन हो गया एंड दे हैड टू देन
डंप इट ऑलमोस्ट। अजय जी कोई चारा नहीं है देश के विकास। आज देश देखिए बहुत पिछड़ गया है। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, आज हमारे अरुण जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो, रवि जी भी कह रहे हैं, चिंतन का विषय क्या है? हम उनसे कुछ भी कह रहे हैं, हम जानते हैं कि साल 2 साल व्यापार नहीं चलने वाला है। और हमारे देश को जहां आप देश को बढ़ाना चाहते हो, देश की ग्रोथ आपकी 1% माइनस की बात कर रहे हैं। आज मूडी की रिपोर्ट आ रही है, ग्रोथ आपकी नीचे जा रही है। पृथ्वी पे आप 2% पे आ गए आप ग्रोथ के अंदर। आपकी आंकड़े, आपकी बातों से काम नहीं चलेगा, आपको धरातल पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपके कानून में बदलाव बहुत जरूरी है। आपने लेबर कानून चेंज करा, कौन बोला इसका बताइए? आपने कानून चेंज करा। आप इस समय कानून, आपको सख्ती से कुछ क्षेत्रों में आपको सख्ती से काम करना पड़ेगा। आपको इंडस्ट्री पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उसको लैंड सस्ती मिलनी चाहिए, उसको लैंड फ्री मिलनी चाहिए। मैं तो कहूँ उसको बिजली के रेट, आज इंडस्ट्री के रेट ज्यादा होते हैं, बिजली के रेट कम होने चाहिए इंडस्ट्री के लिए। जैसे मोरबी में आपने करा, गुजरात में आपने करा। मोरबी आपका उदाहरण है, मोरबी से 70 कंट्री में माल जाता है टाइल वगैरह का। इसी तरीके से हर राज्य में आपको इंडस्ट्री स्थापित करनी पड़ेगी। और जो पुरानी इंडस्ट्री है उन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उन पर आपको बिना ब्याज के 1 साल तक पैसा देना पड़ेगा। आपने 9% का ब्याज का पैसा दे रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपने पैकेज दिया 20 लाख करोड़ का, वो पैसा आपको पैसा फ्री, आपको पैसा मिला, पीएम फंड में मिला या कहीं मिला, आप उसमें 9% का ब्याज ले रहे हो। आप इंडस्ट्री वाला कहां से दे पाएगा? आप 1 साल तक फ्री पैसा दीजिए। आप टैक्स कम करिए, इनकम टैक्स कम करिए, जीएसटी कम करिए। आप हर जगह आप कमाने की मत सोचिए, ये साल आपका कमाने का नहीं है। अपने खर्चे कम करिए। मैं तो गुप्ता जी बोलता हूँ कि अपने एमपी, मैं तो बोलता हूँ कि 1 साल के लिए वे भी करना चाहिए था, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। जी हेलो, मैं तो कहता हूँ इनफैक्ट इनकम टैक्स एंड जीएसटी वेव करना चाहिए था इस साल में भी, टू इंक्रीज पावर परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ पीपल। नहीं, 1 साल तक देखिए, आपको जो है, अगर आप रियायत नहीं दोगे ना, आपको रियायत देनी पड़ेगी हर जगह, इंडस्ट्री वालों को भी और आम आदमी को भी। मैं वही कह रहा हूँ, पैसे का चलन हो सके। मैं वही कह रहा हूँ। पैसा मार्केट, मैं आपकी बात ही कहना चाह रहा हूँ, पैसा मार्केट में आएगा तभी व्यापार चल पाएगा। पैसा की परचेजिंग पावर आदमी के पास होगी। आदमी खाली हो गया है, व्यापारी मर रहा है इस समय। आप देखिए व्यापार, बिल्डर जेल में जा रहा है, बिल्डर पे बनाने को पैसा नहीं है बिल्डिंग के। आप सिर्फ आपने 20 लाख करोड़ दिए और सारा पैसा ब्याज पे दे रहे हो, कहां से कर पाएगा आदमी? हम लौटेंगे आपके पास प्रोफेसर कुमार। कैन यू हियर मी? हाँ, आई कैन हियर यू। अच्छा, जैसे गुप्ता जी ने बोला है कि एक्ट्स लॉज नीड टू बी चेंज, हम जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट की मैंने बात की, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से जो इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इट कुड नॉट रियली टेक ऑफ। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टम्बलिंग ब्लॉक। आप क्या मानते हैं? हाउ डू यू सी? मेरा मानना है कि देखिए, हमारी रेट ऑफ ग्रोथ 8-9% हो गई थी 2004 से 2008-9 में, बिना लैंड एक्विजिशन के, बिना लेबर रिफॉर्म वगैरह के। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि लैंड का या लेबर का रिफॉर्म बहुत जरूरी है तभी भी हमारा रेट ऑफ ग्रोथ पिकअप करेगा। मेरा मानना है कि डिमांड सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, और अगर डिमांड नहीं है तो लैंड का आप रिफॉर्म भी कर दें, लेबर का भी कर दें, तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70% से कम है तो इन्वेस्टमेंट रिवाइव नहीं करेगा। आप देखें कि 2012-13 में जब हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट 36.5% पे था और उससे वो गिर के फिर 32 हुआ और आज वो 28-27% पे पहुंच गया था, ये जब पैंडेमिक के पहले, और अब तो वो 0% पे पहुंच गया है। और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फिर जब आप कुछ भी कर लें, आप कोई भी लैंड एक्विजिशन कर लें, आप लेबर रिफॉर्म कर लें, कोई असर नहीं होगा। दूसरा, जैसे मैंने अभी कहा था कि लेबर रिफॉर्म का मतलब अगर ये होगा कि सैलरीज कम हो जाएंगी, वेजेस, मिनिमम वेज वगैरह कम हो जाएगा, तो असमानता और बढ़ेगी, उससे डिमांड की समस्या और बढ़ जाएगी। क्योंकि मेरा मानना है कि इस समय ये सब चीजों की जगह है आपको ये सोचना है कि आप अभी डिमांड कैसे रिवाइव करेंगे जिससे कि इन्वेस्टमेंट दोबारा रिवाइव हो। ये इस समय बहुत अहम चीज है। बाद में की बात सोच सकते हैं। और मैंने सुना कि आपने कहा कि टैक्स कट कर देना चाहिए। टैक्स तो वैसे ही, क्योंकि इस समय हमारा जीडीपी इतना जबरदस्त गिरेगा कि 22 लाख करोड़ रुपया वैसे ही टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा और 10.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ रहेगा। आपके पास पैसा नहीं रहेगा कि आप इंटरेस्ट भी पे कर पाएं, सैलरी पे कर पाएं। या दैट्स ट्रू। नो, वो जो मैंने टैक्स की बात की, इनकम टैक्स एंड जीएसटी बेसिकली, इनफैक्ट आई थॉट कि माय पॉइंट इज लाइक गवर्नमेंट कुड गिव मे बी इनडायरेक्ट रिलीफ टू इंडिविजुअल्स एज ऑल्सो कंपनीज। उसकी गुंजाइश नहीं है इस समय, क्योंकि इस समय rather than the structural reforms which can maybe postponed at right now. That's my view. नहीं, वो बात सही है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जगह डिमांड क्रिएट करने के लिए परचेजिंग पावर देनी पड़ेगी। पर परचेजिंग पावर देने के लिए आपको जो
जो 80 करोड़ लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं, उनके हाथ में अगर जो पैसा जाएगा तभी होगा। और अगर आप जो टैक्स कट दे देंगे तो जो वहां पे देना पड़ेगा 14-15 लाख करोड़ रुपया, वो भी नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि इस समय जो एमएसएमई को सपोर्ट देना और मेडिकल को सपोर्ट देना और जो 80 करोड़ लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं उनको सपोर्ट देने में 25 लाख करोड़ रुपया चाहिएगा। और जो आपका टैक्स कलेक्शन और नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 25 लाख करोड़ गिर जाएगा। तो आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 50% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। तो इतना बड़ा जो फिस्कल डेफिसिट है वो आप और नहीं टैक्स कट कर सकते समय। आपको तो ये मनी क्रिएशन करना पड़ेगा आरबीआई के थ्रू, आपको बॉन्ड के थ्रू बोरो करना पड़ेगा बैंक से, और जो अमीर लोग हैं तब जाके आप ये कर पाएंगे। पर अगर टैक्स भी काट दिया इस समय तो और भी रेवेन्यू कम हो जाएगा। आप बिल्कुल इस समय जो पैकेज देना चाहिए वो भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी तो जो अपना जो फिस्कल स्पेस है उसको बचा के हमें, और जो हमें गरीब लोगों को देना है, मेडिकल को देना है और जो एमएसएमई सेक्टर को देना है, वहां पे अगर हम कर पाए तो हमारी इकोनॉमी सर्वाइव कर जाएगी। इसीलिए मैं इसको सर्वाइवल पैकेज बोलता हूँ, न कि जो एक रिलीफ पैकेज। कि हमें सर्वाइवल पैकेज की जरूरत है जिसमें कि अभी टैक्स कट वगैरह की बात नहीं की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, जब लैंड एक्विजिशन एक्ट की बात कर रहा था, जो लैंड एक्विजिशन इतना डिफिकल्ट है, एक्चुअली आई फील दैट मेक इन इंडिया, आई मीन जो प्रोग्राम था, इट कुड नॉट रियली टेक ऑफ बिकॉज ऑफ दिस, मे बी बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एज प्रदीप गुप्ता जी ने भी बोला है कि देयर आर ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेपिज्म एंड बहुत सारे डिफिकल्टीज है। सो दैट इज वाई आई मीन द मैन्युफैक्चरिंग particularly could not take off, and Make in India program जो मतलब it just failed in fact. आप क्या मानते हैं? देखिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम फेल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये लैंड अवेलेबल नहीं था। मेक इन इंडिया प्रोग्राम इसलिए फेल किया क्योंकि हमने अपनी जो इंटरनल जो ग्रोथ है ना, उसके जो इंजन है उसको नहीं फायर किया, और हमने फिर जो डिमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी को जो कर दिया, फिर जो हमारा आईएलएफएस फेल हो गया, हमारे एनपीए बहुत बढ़ गए, तो ट्रिपल बैलेंस शीट प्रॉब्लम आ गई। तो इन सब वजहों से जो पिछले 4 साल में हमारा जो ये प्रोग्राम टेक ऑफ नहीं कर रहा है। दूसरी बात, हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है, और जो हमारा लेबर है उसको प्रोडक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। हमें इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो नहीं हुआ तो हमारा लॉन्ग टर्म में भी नहीं होने वाला ये मामला, मेक इन इंडिया और जो ग्लोबल जो है उसका। तो ये लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो हम 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दें। पहले ये जो आज की जो पैंडेमिक और उसकी जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे फाइट करके तब उधर की तरफ जाएं, नहीं तो फिर हमारी समस्या और बढ़ जाएगी। जी, आई थिंक डॉक्टर रवि कहना चाहते हैं कुछ। ये ऐड करना चाह रहा था, जिस तरीके से आपने अभी यहाँ पर एक्ट को लेकर के चर्चा हो रही है, कुछ चीजों पे मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे हमारे अभी एग्रीकल्चर जो एक्ट है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है, जिससे कि काफी हद तक जो यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री है उनको भी सपोर्ट मिल सके, और साथ ही एग्रीकल्चर को भी यहाँ पर सपोर्ट मिल सके। दूसरा एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर अगर हाईलाइट करें, जैसे प्रदीप, जब आपने सॉरी आपको रोकूंगा, आपने जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज बोला डॉक्टर रवि, मैं उस पे आना चाहूंगा, क्योंकि जब 2014 में ये गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने बहुत सारे बोले थे कोल्ड चेन्स बनाए जाएंगे, फूड चेन, आई मीन कोल्ड स्टोरेज चेन्स। उसका क्या हुआ? उसका कुछ हुआ नहीं। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिकली फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, आई मीन एफिलिएटेड सेक्टर। जी, मैं उसी पे आ रहा था अजय जी। आपने जो बात उठाने की बात की, जो मुद्दा आप बोल रहे हैं, जिसके हिसाब से हमारे यहाँ पे अभी वेयर हाउस की सिचुएशन है, मैं उसी पे आने चाह रहा था। बेसिकली एग्रीकल्चर एक्ट में कुछ चीजों को लेकर के बार बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है, और उससे कारोबारी का कॉन्फिडेंस कभी भी सरकार की तरफ नहीं रहता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप कमोडिटी मार्केट यानी एनसीडीएक्स मार्केट की अगर ट्रेडिंग देखिए, तो वहां पर चाहे वो जीरा हो, पेपर हो, या फिर धनिया हो, या मेंथा ऑयल हो, इन सब की ट्रेडिंग जब होती है तो कई बार एपीएमसी एक्ट की वजह से जो कारोबारी हैं, जब वो स्टॉक कर लेते हैं, अपने मुनाफे के लिए जाते हैं, इंडस्ट्री में सपोर्ट उनको मिलता है कि ठीक है, वो यहाँ पर कंज्यूमर से डायरेक्ट, जो किसान है उनसे डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं और अपने पास स्टोर करते हैं, उनको भी हक है कि वो इसमें थोड़ा प्रॉफिट कमा सकें। तो कई बार ऐसे इश्यूज आते हैं कि सरकार एपीएमसी एक्ट का वहां पर हवाला देते हुए और ये कहती है कि स्टॉक को आपको कम करना पड़ेगा। ये आपको चने में भी आपको देखने को मिला था, और तिलहन, दलहन, इन सभी में मिलता है। तो इसकी वजह से व्यापारी का भी कॉन्फिडेंस यहाँ पर कमजोर होता है, और इस वजह से भी बहुत ज्यादा जो है वो इसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो व्यापारी हाथ नहीं डालेगा। अगर व्यापारी हाथ नहीं डालेगा तो ठीक है, इन्फ्लेशन जरूर उससे थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन इंडस्ट्री को भी सपोर्ट मिलता है।
और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप यूपी में देख लीजिए जो गन्ना किसानों की हालत है, अगर उसमें बिचौलियों की बात की जाए तो उसको लेकर के आज तक वहां पे पेमेंट का इशू हमेशा बना रहा है। तो इस तरीके के जो एक्ट हैं उनको लेकर के सरकार को यहाँ पर सिंसियरली सोचना पड़ेगा। दूसरा एक मुद्दा जो मैं अजय जी थोड़ा सा टाइम लूंगा, एक प्रदीप जी ने यहाँ पर बात की थी कि जिस तरीके से इंडस्ट्री के लेबर की बात कर रहे हैं, या ज्वेलरी इंडस्ट्री की मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। भारत जो है वो करीब $70 बिलियन के करीब का ज्वेलरी का इंपोर्ट करता है, यानी कि खरीदारी करता है इंडिया में, लेकिन $45 बिलियन का हम ज्वेलरी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब सिचुएशन यहाँ पर यह है कि 54 लाख जो ज्वेलरी इंडस्ट्री से बिजनेस आता था, या जो लोग जो परिवारों का घर चलता था, वो सरकार के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और आज का जो ज्वेलर है, या ज्वेलर तो नहीं, लेकिन हाँ जो उसमें काम करने वाला लेबर था, जो स्किल लेबर था, वो पूरी तरह से बेरोजगार हो चुका है। और इसीलिए जैसे आप अभी हमने बात करी कि यहाँ पर सरकार ने मेक इन इंडिया की बात की, सर स्किल इंडिया की भी सेम सिचुएशन है। स्किल इंडिया आपने लॉन्च किया, लेकिन उसका हालत क्या है आज उसकी सिचुएशन भी सेम है। तो आत्मनिर्भर बनने से पहले ही आत्मनिर्भरता अगर छिन जाए और सरकार के ऐसे एक्ट आ जाएं, तो उससे फिर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस या फिर आम आदमी जो उससे रिलेटेड है उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं से जरूर कम होता है। प्रोफेसर कुमार, कॉन्फिडेंस इंडस्ट्री कैसे आएगी? हाउ कैन वी रिस्टोर दैट कॉन्फिडेंस? देखिए, कॉन्फिडेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है। अगर आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगा तो अपने आप की जो चीजें बिगड़ जाएंगी। और आप देखिए कि जैसे हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो 2008 में पीक हो गया था 38% पे, फिर 2012 में पीक हुआ, फिर 36.5% पे, और तब से गिरता चला जा रहा है। तो ये जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो इसलिए खत्म हुआ क्योंकि जब आपके जब माल नहीं बिकेगा तो फिर अपना आप इन्वेस्ट करके क्या करेंगे। तो सबसे ज्यादा अहम चीज है डिमांड। अगर डिमांड इकोनॉमी में नहीं होगी तो परेशानी होगी। और इसीलिए आप देखिए जो अभी जो बेरोजगारी है वो बढ़ती चली जा रही है। ये अभी नहीं बढ़ी है, वो जो पहले भी बढ़ गई थी। और लास्ट ईयर के जो आंकड़े थे कि वो 45 साल के पीक पे थी हमारी बेरोजगारी। उसके पीछे वजह ये थी कि जब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 80% ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है और वहाँ पे रोजगार पैदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेशन चल रहा है, हाई टेक्नोलॉजी चल रही है। और बाकी जो रेजिडुअल है वो जाता है हमारे असंगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में भी देखिए तो 45% कृषि में है और जो बाकी जो है वो और जो असंगठित क्षेत्र में है। और कृषि में इन्वेस्टमेंट कुल मिला के सिर्फ 5% है। तो आप देखें 45% लोगों के लिए 5% इन्वेस्टमेंट हो रहा है और 60% लोगों के लिए 80% इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अपने आप असमानता बढ़ती जाती है। जब असमानता बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होती है तो धीरे धीरे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होता जाता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें जो हमारी जो टेक्नोलॉजी पॉलिसी है, हमारी जो पॉलिसी है इन्वेस्टमेंट की, खासकर रूरल एरियाज में, नॉन एग्रीकल्चर में, अब देखिए जब 1985 के बाद सभी लोग कह रहे हैं कि जो हमारे जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर में वो कम होता चला गया है और जो नॉन एग्रीकल्चर है उसमें बढ़ता चला गया है। एक असमानता भी हो गई है, इससे एक इम्बैलेंस भी हो गया है। और इसीलिए जो कृषि है उसमें अभी भी 45% लोग फंसे हुए हैं, जबकि वहाँ पे उतने लोगों की जरूरत नहीं है। उनको निकाल के नॉन एग्रीकल्चर में जो काम मिलना चाहिए। तो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, न कि इन्वेस्टमेंट पे। अभी सारा का सारा फोकस इन्वेस्टमेंट पे रहा है और वो इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहा है जहाँ पे जॉब क्रिएशन बहुत कम होता है। तो हमें अपने ओवरऑल जो डेवलपमेंट पैराडाइम है उस पर सोचना पड़ेगा। और खासकर अभी देखें तो जो हमारा लेबर की हालत है वो इनइक्वालिटी की वजह से है, वो उसके जो वेजेस की वजह से है, वो बड़ी अनसिविलाइज लिविंग कंडीशन में रहता है। तो ये सारी जो चीजें जो एक ढकी हुई थी एकदम से सारे सामने आ गए हैं। तो डेवलपमेंट पैराडाइम के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह का डेवलपमेंट पैराडाइम हो जिससे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्विटेबल कंट्री में जो लिविंग हो। अच्छा प्रोफेसर कुमार, एक चीज बताइए, जैसे ये पीएनबी का स्कैम हुआ, नीरव मोदी एंड एक्सेट्रा, उसकी वजह से कितना क्रेडिट फ्लो पे कितना डेंट हुआ आपकी नजर से? देखिए, हमारे यहाँ क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत पुरानी चीज है और क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते हुए हमारा संपर्क टूट गया है। तो हमारे साथ अभी आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। आप अर्थशास्त्री हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर अजय कौल जी, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, आप आकाश जिंदल जी से पूछ सकते हैं। आकाश जिंदल जी ज्वाइन कर देंगे जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाश जिंदल जी। आकाश जी जी अजय जी कौन साहब? अच्छा, जैसे मैंने अरुण कुमार जी से पूछा था प्रोफेसर साहब से कि जैसे पीएनबी बैंक का जो स्कैम हुआ, नीरव मोदी एक्सेट्रा,
तो उसकी वजह से क्रेडिट फ्लो पे कितना असर पड़ा, क्योंकि क्रेडिट मेरे हिसाब से बहुत उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस आ गई, क्योंकि आई थिंक बैंक ऑफिशियल्स वेर हेजिटेंट इन गिविंग क्रेडिट एंड अलाउइंग क्रेडिट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे देखते हैं इसको? Ajay ji, you are right. Right now the credit flow is very little because there is hesitancy on the part of bankers to lend money. So there is a trouble area that bankers are not willing to lend because there have been too much of NPAs, there have been certain amount of action also on bankers. So liquidity and credit flow is a clear-cut problem. I think liquidity, if we talk prior to coronavirus, the main concerns whenever I was asked about Indian economy was that we were not having liquidity in the market. Market के अंदर पैसा नहीं था. Certain NBFCs तो had already. मेरा जिंदल साहब एक्चुअली ये रन अप क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन ये है कि जब क्रेडिट फ्लो ऑलरेडी हेजिटेंट है, डेंटेड है, तो ये जो सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज और इस मोस्टली क्रेडिट मेनली लोन्स, तो ये इम्प्लीमेंट कितना होगा? मेरा क्वेश्चन ये। देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह की कंडीशंस आती है। अब जहां तक ये है कि अब क्रेडिट फ्लो लिमिटेड था, हेजिटेंसी थी, लोगों को एनपीएस का भी डर था। अब जहां तक इसमें से है, कई लोग तो इस तरह के हैं जहां गवर्नमेंट गारंटर होगा, तो जहां गवर्नमेंट गारंटर होगा तो वहां हमें देखना पड़ेगा कि बैंक का क्या एटीट्यूड है। तो इसके आई थिंक वी नीड टू वेट एंड वॉच। गवर्नमेंट कहाँ पे गारंटर होगा? एक एमएसएमई कंपनी है, कोई यूनिट है, इट हैज टू टेक लोन और अवेल ऑफ लोन। हाउ विल द गवर्नमेंट बी द गारंटर? एंड बैंकर विल आस्क कि भाई तुम्हारा रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, particularly when you are already NPA now. I am not getting your voice properly, but still whatever I have made out of the question, perhaps you want to know that how would an MSME pay? Yes. Is that what you want to know? No. See, MSME, What will be? मेरा क्वेश्चन ये है कि बैंकर को कितना कॉन्फिडेंस होगा MSME यूनिट को लोन देने का, particularly in these conditions. Already इतना impacted है. I mean they are already hesitant after this PNB scam and all. तो अभी जो नई सिचुएशन है उतना लोन देगा कौन? साहब देखिए, जहाँ गवर्नमेंट गारंटर है तो जाहिर सी बात है बैंकर के लिए रिस्क नहीं है। इफ द गवर्नमेंट इज गारंटिंग दैट लोन, तो बैंकर को तो अगर एमएसएमई वापस नहीं कर पाएगा। बट माय क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट गारंटिंग दैट लोन? या इन दैट 3 लाख करोड़ रुपीस व्हाट आई my understand General Sahab, my understanding is the government has availed of that fund. I mean, given that fund, made it that available. But bank has to distribute it, no? एक bank of... No. What I have read till now is that government would stand guarantor. The MSMEs don't have to offer anything as collateral. Government would be guaranteeing that loan. So once if government is guaranteeing a particular loan, so bank is sure that the money has to be returned. Whether by the borrower or by the government. So there the banker is not going to lose anything. So I think वहाँ लोन मिलने चाहिए, बट वहाँ भी देखा जाएगा कि किस तरह की कंडीशन आती हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं, क्या क्या रेगुलेशन आता है, किस तरह के रेगुलेशन वहाँ पे आते हैं, क्या कौन कौन सी कंपनीज एलिजिबल होंगी, क्या क्या उनके लिए कंडीशनलिटीज आती हैं। तो आई थिंक ये सब चीजें हमें देखनी होंगी। और क्रेडिट फ्लो आई टोटली एंडोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मार्केट। आज के बाजार के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बताऊं मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है पिछले 15 दिन से जब से लॉकडाउन खुला है, आई हैव स्पोकन टू मेनी इंडस्ट्रीज एंड मेनी पीपल, देयर आर मेनी ले ऑफ, मेनी प्लेसेस देयर आर कैश क्रंच, मेनी प्लेसेस पीपल आर नॉट एबल टू बाय रॉ मटेरियल, कैश फ्लो हैज बीन डिस्टर्ब्ड हाईली। So as of now, liquidity and cash flow is something which is very, very important. In fact, I'll be very frank with you. The building I have my office in, I have been told that there are 7 to 8 companies which are vacating that building. Similarly, I have come to know that there are many other people who are vacating their premises. So liquidity and cash flow is very important to maintain business and economy as of now. I think प्रदीप गुप्ता जी कुछ कहना चाहते थे। देखिए कौन साहब, मैं ये कहना चाह रहा था, जो बार बार सवाल पूछ रहे होंगे, क्योंकि मैं बिल्डर रहा हूं, मैंने गुरबॉसिंग बनाई है। लोन जो मिलता है, सबसे बड़ी बात ये मॉनिटरिंग सही होनी चाहिए। जो लोन एमएसएमई देगी, जो भी पहले फ्रॉड हुए हमारे देश के अंदर, बिना बैंक वालों से मिले हुए फ्रॉड नहीं। ये मतलब ये सच्ची बातें हैं।
मैं बहुत करीब रहा हूं, क्योंकि बैंक क्या है अपने लालच में, या बैंक का मैनेजर अपने लालच में, या जो भी है, मतलब कहीं ना कहीं उनका लालच रहा है। तो मेरा मानना है कि सरकार की मॉनिटरिंग बड़ी होनी चाहिए, लोन का तरीका सही होना चाहिए। देखिए लोन तो देनी पड़ेगा, लोन के बिना कोई व्यापार नहीं चल पाएगा, लेकिन सरकार को कड़े नियम के प्रावधान के अंतर्गत। बट गुप्ता जी हम भी कह रहे हैं कि होना चाहिए, बट है क्या? मेरा क्वेश्चन है क्या? नहीं, अभी दिक्कत है। अभी सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी दिक्कत है। अभी जो फ्रॉड हुए हैं, अब आजकल नहीं हो पा रहे। आजकल लोन के बहुत कड़े नियम बना दिए, इस समय लोन मिलना आसान नहीं है। अब आप लोन लोगे ना, अब हमें तो पता है इतना आसान नहीं है लोन लेना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बहुत कुछ सीखा जा रहा है आज के टाइम। तो मेरा मानना है कि सरकार बड़े प्रावधान करे, सुधार जहां जरूरी है वह करने पड़ेंगे, लेकिन लोन मिले, कम रेट का लोन मिले एमएसएमई के अंदर। और दूसरी बात जो बार बार आप कहना चाह रहे हैं कि पहले के जिन लोगों ने करे हैं, पहले घोटाले बहुत हुए हैं, लेकिन आज के टाइम में सरकार की लगाम है, पर इतने कड़ाई के साथ में भी लोन नहीं मिल। दिक्कत क्या हो रही है कि लोन नहीं मिल पा रहा लोगों को। लोन भी मिलना जरूरी है, लोन में रुकावट आ रही है, रुकावट नहीं आए ताकि बैंकों का विश्वास जमा रहे और लोग इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल। आज क्या है, एक्चुअल में लोन मिल भी नहीं पा रहा लोगों को। आज क्या है, प्रावधान कड़े होने से लोन नहीं मिल पा रहा। तो मेरा मतलब ये दोनों में आपको एक तरीके से सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, तभी हमारा व्यापार चल पाएगा, व्यापार तभी पटरी पाएगा। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने पहले लैंड की बात करी थी, जो भी आप एग्जाम्पल लोगे, आज हमारे देश में बहुत कड़े कानून है लैंड एक्विजिशन के। जब सरकार सुधार कर ही रही है, आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो अपने देश को, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसके लिए आपको कड़े कानून बनाने, आपको और देशों से सीखना पड़ेगा। आप चीन से सीखिए, चीन में कड़े कानून है। आप थाईलैंड से, सिंगापुर से सीखिए, आप यहाँ पर लैंड के कड़े कानून है। अगर आपको नहीं, चीन का सिस्टम तो अलग है, दे डोंट हैव अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। सिंगापुर में भी वही है, दे डोंट हैव अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो भाई साहब, आप पे कोई चारा नहीं। आप फिर आत्मनिर्भर की बात मत करो, फिर आप स्मार्ट उसकी आपको अगर करनी है, आपको सुधार तो करना ही पड़ेगा। आपको लैंड आराम से मिल सके। बिल्कुल, हमारा टाइम खत्म हो रहा है क्योंकि हमारे पास कम समय है, इसीलिए तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना संकट के कारण सुस्त पड़ी भारत की ग्रोथ फिर से लौटेगी, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा है, और ये भी कहा है कि हाल के दिनों में उठाए गए कदमों का असर भी दिखेगा और अर्थव्यवस्था पटरी पर भी वापस लौटेगी। और लोकतंत्र में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।